तो हेलो एवरीवन, श्री विजन में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप वीडियो पे नए होंगे तो हमारी रीजनिंग की सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है। और इस सीरीज़ में हम टॉप 20 या 25 क्वेश्चंस करते हैं जो कि विभिन्न टॉपिक से होते हैं। तो अगर आप इनिशियली तैयारी कर रहे हैं या तो आपकी तैयारी हो चुकी है, तो दोनों के लिए ही ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को लाता हूँ। तो दोस्तों इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मेरे मिल जाएगी। तो चलिए कॉपी पेन पकड़ लीजिए और बने रहिए मेरे वीडियो में पूरा का पूरा अंत तक मेरे साथ। लास्ट में मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मुझे देना है। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की ओर। हाँ तो चलो मेरे दोस्तों, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। और बहुत ही हलवा क्वेश्चन होता है। देखिए, जैसे शर्ट का संबंध परिधान से है, तो हार का संबंध किससे है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसको समझने के लिए ना बस आपको इन दोनों में शर्ट और परिधान में कनेक्शन बताना है। तो अगर मैंने यहाँ पर देखा तो समझा क्या है पता है, कि शर्ट परिधान है, मतलब परिधान का मतलब होता है वस्त्र, है ना, कपड़ों। तो कपड़े का ही प्रकार है, क्या है, शर्ट। उसी प्रकार हार किसका प्रकार है भाई, बताना है आपको। तो हार किसका प्रकार है, आपका सीधा यहाँ पर ऑप्शन दिया है, जंजीर, बी सोना, सी आभूषण या डी गर्दन। तो हार किसका प्रकार है, आभूषण का प्रकार है ना, गले में पहनते हैं, एक प्रकार का आभूषण है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते ही हैं, हलवा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं सीधा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, दस्ताना हाथ से वैसे ही संबंधित है जैसे टोपी खाली स्थान से संबंधित है। सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है। तो भैया बताइए, दस्ताना हम हाथ में पहनते हैं, तो बताइए टोपी हम कहाँ पहनते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही समझना होगा। आपका क्वेश्चन का आंसर यूं ही आता है। आपका ऑप्शन है ए गला, बी कमर, सी सर या डी सर में। टोपी कहाँ पहनी जाती है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिर में। और धीरे धीरे ना इसकी जो लेवल है मैं आपको बढ़ाते जाऊंगा ना। तो ये बस मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ डेली का डेली, बस आपको डेली का वीडियो देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। तो देखिए यहाँ पर 3 पद आपको देखने को मिले हैं। तो बोला गया है कि पहले और दूसरे पद का आपस में संबंध है, एक नियम द्वारा बंधे हुए हैं। तो वैसे ही तीसरे पद का इन ऑप्शन में से किससे संबंध है। तो इसको जानने के लिए हमें पहले पहले और दूसरे पद के नियम को जानना होगा कि किस प्रकार से, किस नियम से ये अरेंज्ड है। तो चलिए, मैंने देखा सबसे पहले POWL और लिखा है CMY से, है ना, पहला और दूसरा पद को ले लिया भाई। अब चलिए देखते हैं आखिर इसमें क्या कनेक्शन है। तो जब मैंने देखा B और D को, तो B पर जब मैंने +2 किया, धन 2 किया, है ना, तो क्या आया, D आया। तो B, उसके बाद C, उसके बाद D आ गया ना। +2 किया तो क्या आ गया, D आ गया भाई। अब उसी प्रकार जब मैंने यहाँ देखा O को, तो O और M में क्या डिफरेंस है, तो O और M में डिफरेंस है -2 का, ठीक है। तो जब हम O से -2 पीछे चलते हैं तो क्या आता है, M आता है। ये अल्फाबेटिकल सीरीज है, बस ABCD तो हर किसी को आता है यार। अब उसके बाद है W से Y में मैंने देखा, तो W से Y जब मैंने देखा तो यहाँ पर भी क्लास हुआ, +2 हुआ भाई। W X और Y +2 हुआ ना। अब फिर से मैं देखा तो L से, है ना, अब L से हम जाएंगे Z की ओर। तो जब हम L से Z की ओर आते हैं तो यहाँ पर भी क्या होता है, -2। तो L में जब -2 मैंने किया तो Z आ गया। तो आपने एक सीरीज देखी, पहले +2 हुआ, फिर -2, फिर +2, फिर -2, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमको प्लेट को भी बना देना है। तो चलिए भाई, सबसे पहले प्लेट में +2 कीजिए। देखिए यहाँ पर पहले +2 है ना, तो प्लेस में P में +2 कीजिए, तो P के बाद क्या आएगा, +2 P, उसके बाद +2 जब मैंने किया तो क्या आया, R आया भाई, PQR, ठीक है। अब L के बाद फिर क्या करना है, -2 करना है। चलिए -2 कर दीजिए। तो L पे -2 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार A में फिर से क्या करना है, हमें +2 करना है भाई, क्योंकि +2 -2 +2। तो A में जब +2 किया तो क्या आया, B और C, तो C आ जाएगा भाई। तो किस में है भाई, RJC, इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, ठीक है, इसमें भी नहीं है, और सीधा ऑप्शन नंबर B, RJC यहाँ पर ऑप्शन में। इसी प्रकार से इतना को आपको चेक करना है, पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं यार हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो दिए गए संख्या युग में दी गई संख्याओं के बीच है।
ठीक है। अब यहाँ पर आपको संख्या युग्म दे दिए हैं, देखिए 11 और 132 आपको दो संख्याएं दी गई हैं। तो यहाँ पर इन दोनों का ना आपस में संबंध है, और ये क्या संबंध है उसको निकालना है। फिर ये इन ऑप्शंस में देखना है कि क्या उसी प्रकार से इन ऑप्शंस में से किसी में संबंध है। तो चलिए यार, बिना किसी तरीके मैं बता देता हूँ आपको। तो जैसे मैंने देखा, मैंने किया 11 का वर्ग किया, 11 का वर्ग किया, तो 11 का वर्ग कितना होता है, 11 का गुणा 11 से करो तो कितना आएगा, 121। अब 121 और 132 में मैंने जब देखा तो कितने का डिफरेंस है, 11 का। तो जब मैंने 121 में 11 का ऐड किया ना, तो कितना आया, 132, 132 आ गया। मतलब क्या समझा आपने, कि जब मैंने संख्या का वर्ग किया और उसी संख्या को फिर से जोड़ दिया तो हमारा युग्म तैयार हो जाता है। ठीक है, तो क्या है हमारा रूल, संख्या का वर्ग, वर्ग धन संख्या। बस ये समझ में आ गया ना। अब क्वेश्चन हलवे के जैसे सॉल्व होगा। चलिए सबसे पहले हम ऑप्शन ए देखते हैं। तो हमारा नियम है संख्या का वर्ग धन संख्या, तो 6 का वर्ग करो, 6 का वर्ग कितना होगा, 36। और फिर संख्या, जो संख्या है जिसका वर्ग तुमने किया है, से जोड़ दो, कितना आएगा, 42। यहाँ क्या 42 है, तो नहीं, ये तो आंसर नहीं होगा। अब फिर देखते हैं सी में देखते हैं। ठीक है, ये तो नहीं होगा। फिर जैसे मैंने 8 का वर्ग किया, ठीक है, 8 का वर्ग किया तो कितना आया, 64। और 64 में जब मैंने 8 प्लस किया तो कितना आ गया, 72। जी हाँ भैया, ये तो हमारा आंसर होगा ही होगा, क्योंकि जब मैंने वर्ग किया और उसे फिर से ऐड किया तो वही संख्या यहाँ पर आ गई। तो उसी नियम को यहाँ पर सीधा हमने देख लिया है। अब आप बी को भी चेक कीजिए और डी को भी चेक कीजिए, क्या ये नियम यहाँ पर लागू हो रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए ए बी सी डी में आपको विभिन्न आकृति दिखेंगे। ठीक है, तो जैसे ए और बी में आपने देखा, तो ये ए और बी क्या है पता है, जो बी है ना, ये ए का दर्पण प्रतिबिंब है, आपको इसे आइडेंटिफाई करना होगा। ठीक है, ए जो है बी का, सॉरी बी जो है ए का दर्पण प्रतिबिंब है, मिरर इमेज है। तो वैसे ही सी का मिरर इमेज क्या होगा, यहाँ पर आपको बनाना है। दर्पण प्रतिबिंब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, दर्पण प्रतिबिंब के बारे में मैं बता दूं कि दर्पण प्रतिबिंब जब भी आप बनाते हैं ना, तो यहाँ पर क्या रखना है, आपको एक दर्पण रखना है, जस्ट सामने में एक दर्पण रख देंगे। अब जब दर्पण में आप देखेंगे ना, तो बायां का दायां हो जाता है और दायां का बायां, सिर्फ वही होता है, और कुछ चेंज होता है क्या, नहीं। जैसे मैं दर्पण के सामने में खड़ा हूँ, और जब मैंने बायां हाथ उठाया तो दिखेगा आपको कि मैंने दायां हाथ उठाया, जब मैंने दायां हाथ उठाया तो आपको दिखेगा कि मैंने बायां हाथ उठाया। लेकिन बॉडी वैसी की वैसी है क्या, मैं बॉडी उल्टा उल्टा हो रहा हूँ क्या, नहीं हो रहा हूँ ना। लेकिन जब जल प्रतिबिंब देखोगे ना, तो मैं उल्टा दिखूंगा आपको। ये होता है जल प्रतिबिंब में। लेकिन दर्पण प्रतिबिंब में सिर्फ अगल का बगल, आया का बायां, दाया का आया। ठीक है, ये बस याद रखनी है। तो जैसे एल यहाँ पर बना है, ठीक है, तो एल बना है तो इसका जस्ट पलट दो आप, तो देखिए ये जो आकृति है ना, ये वाली लाइन ठीक जस्ट बगल में बनेगी इस प्रकार से। तो इसे बोलते हैं अगल का बगल वाला रूल। ठीक है, ये अगल है, जस्ट बगल में लगा हुआ है, और ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक इसी प्रकार इसमें देखते हैं सी में, तो ये वाली लाइन तो सेम रहेगी भाई। जो ये सर्कल है, ये राइट टू क्या हो जाएगा, लेफ्ट में हो जाएगा, ये लाइन तो सेम रहेगी। तो दोस्तों इस प्रकार से आपकी आकृति है ऑप्शन नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 7, 150, 23 और 1406 में कोई ना कोई संबंध है, तो वैसा ही संबंध ऑप्शन में आपको देखना है। तो देखिए सीधे मैं आता हूँ आंसर में, कि जब मैंने यहाँ पर देखा तो ये जमे हुए हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, जब 23 और 7 को आप प्लस करते हैं, कितना आया, और 30 में जब मैंने 5 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 150। मतलब जो पहली संख्या और तीसरी संख्या का गुणा करेंगे और उसको जोड़ेंगे, पहली संख्या और तीसरी संख्या को जब जोड़ते हैं और उसका गुणा 5 से करते हैं ना, तो आपकी बीच वाली संख्या मिल जाती है। ठीक है, तो दोस्तों ठीक उसी प्रकार इसका भी देखते हैं यार। 14 और 6, मतलब पहली और तीसरी को जोड़ते हैं तो कितना आया, 14 और 6। अब इसे मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या 100 आएगा, तो हाँ भैया यहाँ पर 20 5 100। मतलब ये रूल तो वैसा ही है। तो वैसे ही आगे भी चेक करते हैं। ए में देखें, तो 9 और 11 को प्लस करो तो कितना आएगा, 20। 20 इंटू 5 करो तो कितना आएगा, 100। तो यहाँ पर तो 80 है, ये आंसर तो नहीं होगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार जब मैंने बी में देखा तो इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। देखो पहला और दूसरे को जब मैंने ऐड किया और गुणा करूंगा तो क्या 9 आएगा क्या, नहीं, ये तो 2 अंकों की संख्या आएगी, है ना। जैसे करते हैं, 11 प्लस 8 कितना आएगा, 19। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जाहिर सी बात है 2 संख्याओं की संख्या आएगी, है ना। तो ये तो नहीं होगा, 9 तो आएगा ही नहीं सकता। अब सी में जब मैं देखता हूँ तो सी में देखा 16 धन 4, 16 धन 4 20, और 20 इंटू 5 100। लेकिन यहाँ पर क्या लिया है, 108, तो ये भी नहीं होगा। अब देखते हैं डी में, तो 15 और 13, तो 15 धन 13 कितना हो जाएगा, 28। अब इसको मल्टीप्लाई करना है
5 से, तो कितना आ गया सीधा 1/4। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। हम नेक्स्ट देखते हैं, यदि किसी कूट भाषा में लव को 54 लिखते हैं, 54 लिखते हैं, तो उसी भाषा में टीयर के लिए कूट क्या होगा? ठीक है। अब ऐसे प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना सबसे पहले आपको अल्फ़ाबेटिकल का स्थान जानना होगा। जैसे ए पहले नंबर पे आता है, बी दूसरे नंबर पे, सी तीसरे नंबर के, तो ये 26 लेटर आपको किस स्थान में कहाँ पर आते हैं आपको याद रखना होगा। देखिए जैसे ए का संख्या क्या है 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई 5, एफ 6, जी 7, एच 8, आई 9, जे 10। तो इस प्रकार से आपको सारे के सारे 26 लेटर्स को याद करने होंगे। तो सबसे बेसिक वाला मैं आपको बता दूं, ई जोटी। ठीक है, ई जोटी तो आपको याद ही रखना है। ई जोटी तो 5 से चालू करो और फिर बढ़ाते जाओ, 10, 15, 5 का टेबल पढ़ दो, 20 और 25। तो ई का कितना है 5, जे का 10, ओ का 15, फिर जे का 20, टी का 20 है ना, टी है, टी का 20 और वाई का 25। इस प्रकार से ईजोटी आपको ट्रिक याद रखनी है। ठीक है, तो चलिए इसे याद आपको रखना है। मैंने जानबूझ के यहाँ पर लगा दिया आपके सामने, इसको आप याद कर लीजिएगा। चलिए, तो सबसे पहले मैंने देखा लव, तो लव यहाँ पर आप लिखते हैं। तो लव में अगर मैंने देखा कि लव का संख्या क्या है, एल का संख्या क्या है 12, फिर ओ का कितना है स्थान 15, और वी का है अब स्थान देखिए 22, और उसी प्रकार से ई का कितना है 5। ठीक है, जब आपस में इसे आप जोड़ते हैं तो कितना आता है। इसी प्रकार से इसी नियम से ये बंधे हुए हैं। उसी प्रकार से आपको टीयर का भी स्थान देखना है और आपस में जोड़ देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो जैसे टीयर, टी किस में है 20, टी फॉर 20। ठीक है, फिर ई में क्या है 5 है, ई 5 5वें स्थान पे है, ए का है 1, वहीं आर का कितना है 18। ठीक है, तो इसे आप जोड़िए 20, 25, 26, 26 और 18 कितना होगा 40। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना होगा 1 से लेकर 26। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं, एक निश्चित कूट भाषा में सी इज ब्यूटीफुल को मैट मग बिट लिखा जाता है और ब्यूटीफुल एंड वाटर को बीट कैप लैन लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में ब्यूटीफुल को किस प्रकार लिखा जाएगा? ठीक है, तो दोस्तों जैसे ही इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं ना, तो आप इस प्रकार से जमा लीजिए। देखिए मैंने टाइम बचाने के लिए यहाँ जमा के रख दिया है। तो देखिए सी इज ब्यूटीफुल ऐसे लिखा है, तो उसके बगल में जस्ट क्या लिखा गया है इसे मैट मग बीट, इस प्रकार से लिख लीजिए। और वहीं ब्यूटीफुल एंड वाटर है यहाँ पर, और फिर इसके बगल में इसे क्या लिखा गया है बीट कैम लैम्प लिखा जाता है इसके बगल में। ये सुविधा की दृष्टि से है, क्योंकि 2 लाइन का तो आप इजीली बना लोगे, लेकिन जब 3 लाइन का 4 लाइन का आएगा ना तो आपको दिक्कत होगी। तो सुविधा की दृष्टि से आप इस प्रकार से लिख लीजिएगा। तो देखिए इस प्रकार से आपको यहाँ पर पूछा गया है कि ब्यूटीफुल को आप क्या लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस प्रकार से आप जैसे ही जमा लेते हैं ना, तो दोनों में आपको कॉमन देखना है, दोनों में सेम सेम क्या है। जैसे पहले सेंटेंस में यहाँ पर ब्यूटीफुल कॉमन है, तो क्या ब्यूटीफुल नीचे में है? हाँ भैया, ये ब्यूटीफुल यहाँ पर भी में कॉमन है। अब बताइए इन दोनों में क्या कॉमन है? तो इन दोनों में जब मैंने देखा तो पहले में भी बीट है और दूसरे में भी बीट है। ठीक है, और कोई कॉमन दिख रहा है क्या? नहीं भाई, और कोई कॉमन तो नहीं दिख रहा। तो सीधा आपका यहाँ पर दिख गया पहले और दूसरे में ब्यूटीफुल कॉमन है, और फिर वैसे ही पहले और दूसरे में बीट कॉमन है, तो यहाँ पर सीधा हो जाएगा ब्यूटीफुल को क्या लिखा जाएगा बीट लिखा जाएगा भैया। ठीक है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, मैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 9। यदि वृत्त को त्रिभुज कहते हैं, त्रिभुज को वर्ग कहते हैं और वर्ग को आयत कहते हैं, तो 3 भुजाओं वाले बहुभुज को क्या कहेंगे? तो दोस्तों इस प्रकार से सीधा आप डायग्राम बनाते जाइए, सीधा सीधा चलते जाएंगे। देखिए वृत्त को सबसे पहले क्या कहा है, वृत्त को क्या कहा है त्रिभुज कहा है भैया। ये आ जाते हैं हम। ठीक है, वृत्त को हम त्रिभुज कहते हैं। अब त्रिभुज को क्या बोल रहे हैं हम वर्ग बोलते हैं। ये स्क्वायर बना दिया मैंने स्क्वायर। ठीक है, और वर्ग को क्या बोलते हैं आयत। अब वर्ग को बोलते हैं आयत, ये मैंने आयत बना रेक्टेंगल बना। 3 भुजा वाले बहुभुज को क्या कहेंगे आपका आंसर देना है। देखिए जैसे 3 भुजा, किसकी 3 भुजा होती हैं त्रिभुज की 3 भुजा होती हैं, सीधी सी बात है। तो 3 भुजा वाले त्रिभुज को बहुभुज को क्या कहेंगे हम, क्या बोलते हैं त्रिभुज बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर त्रिभुज को क्या कहा गया है आपको ये याद रखना है। तो यहाँ पर त्रिभुज को क्या कहा गया है वर्ग कहा गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा सीधा वर्ग। तो त्रिभुज का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वर्ग हो जाएगा। तो इस प्रकार से सारणी आप बना लीजिए, फिर जिसको जो बोला गया है, जैसे वर्ग को यहाँ पर त्रिभुज को क्या बोला गया है वर्ग बोला गया है, आपको याद रखना है। ठीक है, और वर्ग को क्या बोला गया है बोला पूछा जाता तो क्या बोला गया है आयत बोला गया है। ठीक है, ठीक है, अब वहीं पर आपका क्वेश्चन आ जाता कि 4 भुजा वाले बहुभुज को क्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 4 भुजा वाले बहुभुज अगर बोला जाता ना तो वर्ग में भी है और आयत में भी है।
ठीक है, तो इसका आंसर आप नहीं दे पाते। लेकिन अगर यहाँ पर आयत के जगह में पंचभुज अगर दे देता, ठीक है, और वर्ग को पंचभुज कहा जाता है, तो चार भुजा वाले बहुभुज को क्या कहा जाता है अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता, तो आपका सीधा आता पंच। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, नीचे चार पुरस्कार का उल्लेख किया गया है, उनमें से तीन किसी न किसी तरीके से एक समान है और एक असंगत है, तो असंगत का चयन कीजिए। देखिए इस प्रकार से जीएस को भी रीजनिंग में बना दिया जाता है ना, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पर दिया है ऑप्शन ए पद्म विभूषण, बी पद्म भूषण, सी परमवीर चक्र या डी पद्मश्री। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि चारों के चारों क्या है, पुरस्कार है। ठीक है, लेकिन उन चारों में से एक ऐसा है जो तीन से अलग है। तो देखिए जब मैंने ध्यान से देखा तो पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये तीनों जो है ना, ये उत्कृष्ट कार्य के लिए किसी भी क्षेत्र से दिए जाते हैं। लेकिन जब मैंने परमवीर चक्र को देखा, तो परमवीर चक्र हमेशा वीर गति, बलिदान या शौर्य के प्रतीक के रूप में दिया जाता है। तो ये सैनिक दृष्टि से संबंध है ना, तो सैनिक क्षेत्र में, सैन्य क्षेत्र में परमवीर चक्र दिया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, जो अन्य तीनों से भिन्न है। ये भी एक पुरस्कार है, ठीक है, ये भी एक उपाधि है, लेकिन अन्य तीनों से भिन्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, दी गई आकृति में समूह से भिन्न आकृति का चयन करना है आपको। तो बताइए दोस्तों इसमें क्या होगा। तो जब मैंने यहाँ पर देखा ए बी सी डी में, ठीक है, अलग अलग आकृति दी गई है, बताना है आपको चार में से कौन सा अलग होगा। तो देखिए यहाँ पर ए बी सी में जब एल को मैंने लिखा तो दो लाइन का प्रयोग किया गया, एक लाइन और फिर दो लाइन। वहीं टी को भी मैंने जब लिखा तो फिर इसमें भी दो लाइन का प्रयोग किया, एक लाइन दो लाइन। और वी को जब मैंने लिखा तो इसमें भी दो लाइन का प्रयोग हुआ, ये एक लाइन हो गई और ये दो लाइन। लेकिन एम को क्या मैं दो लाइन से लिख सकता हूँ? नहीं, एम लिखने के लिए मुझे एक, दो, तीन और चार, इस प्रकार से चार लाइन की जरूरत पड़ी। तो ये क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो किस में दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर। मेरे आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट देखते हैं 12, चार संख्याएं यहाँ पर दी गई हैं जिसमें से तीन किसी तरह से समान है और एक असंगत है। असंगत संख्या का चयन करना है आपको। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ए 39, बी 35, सी 37 और डी 41। तो आपने यहाँ पर देखा कि चारों के चारों क्या हैं, विषम है। ठीक है, या क्या ये किसी के वर्ग हैं, क्या ये किसी के गुणा में है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, चारों के चारों विषम है भैया। तो इसको सॉल्व करने के लिए ना सीधा से सीधा आपको क्या करना है, आपस में दोनों संख्याओं को जोड़ दो। तो 3 + 9, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 12। वैसे ही 3 + 7 कितना हो जाएगा 10। फिर देखते हैं 5 + 3, 3 + 5, ये हो गया 8। और वहीं 4 + 1 कितना हो गया 5। अब बताओ कि कौन सा अलग है बाकियों से। तो यहाँ पर 12 भी सम है, सम संख्या है। वहीं 10 भी सम संख्या है, इवन संख्या है। 8 भी यहाँ पर सम संख्या है। लेकिन जो 5 है ये क्या है, विषम संख्या है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है, उम्मीद है आपको ये अप्रोच समझ में आ गई। नेक्स्ट देखते हैं, उस आकृति का चयन करें जो अन्य आकृतियों से भिन्न है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में पहले गुणा है, फिर भाग है, फिर वर्ग है, फिर सर्कल है। यहीं पर बी में मैंने देखा भाग गुणा, सॉरी भाग वर्ग गुणा सर्कल है। फिर यहाँ पर सी में देखा धन भाग वर्ग सर्कल है। और यहाँ पर डी में देखा सर्कल गुणा भाग और वर्ग है। ठीक है, तो क्या अंतर दिखा? तो अगर मैंने ध्यान से देखा ना, तो यहाँ पर मैंने सी में देखा कि यहाँ पर गुणा के जगह में क्या है, धन लिखा गया है, प्लस लिखा गया है। बाकी सभी में गुणा 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 है, लेकिन यहाँ पर गुणा की जगह में धन लिखा गया है। तो सीधा आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि बाकियों से। ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन था ये, है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन है, जैसे टी पर फ्लैग स्टिक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये जीएस के क्वेश्चंस के रूप में भी आता है ना, रीजनिंग। तो टी पर फ्लैग स्टिक किस खेल से संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए हॉकी, बी गोल्फ, सी क्रिकेट, डी टेनिस। तो यहाँ पर आपने समझा होगा कि आपको खेल का नॉलेज भी होना चाहिए कि किसमें किसका यूज़ होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, टी जो बॉल रखते हैं और फिर ऐसे गोल्फ में मारते हैं ना, वो होता है टी। तो जो टी पर फ्लैग स्टिक जो होता है ना, फ्लैग, ये सभी किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी, गोल्फ से संबंधित। ठीक है, जो बड़े से मैदान में ऐसे खेलते हैं ना, छोटे से बॉल को मारते हैं और एक होल में डालना रहता है, फ्लैग वहाँ पर लगे रहते हैं, वो होता है गोल्फ। तो गोल्फ से संबंधित क्या है? टी पर फ्लैग स्टिक। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सी संख्या दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएंगी? इसका आंसर आपको देना है।
आज वीडियो थोड़ी छोटी होगी, इसके बाद मैं नई वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है, जो कि टॉप 30 क्वेश्चंस मैं करूँगा। इसमें हम 30 क्वेश्चंस 30 टॉपिक से लेने वाले हैं। तो इसका आंसर आपको देना है 8, 13, 17, 20, 22। तो क्वेश्चन मार्क की जगह में आपका क्या आंसर, ठीक है। उम्मीद है आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स पर जरूर देंगे। तो दोस्तों, इसी प्रकार की सीरीज़ के लिए मेरे चैनल को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगी। इसकी पीडीएफ मैं अपने कर दूँगा। दोस्तों, आज के मेरे वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।